हे गाइस, हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी व्यवस्था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? जिस तरह से ज़मींदारी व्यवस्था में एक मीडिएटर बना दिया गया था, उसी तरह टैक्स वसूल करने के लिए, उसी तरह रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो उसी तरह थी, बट उससे थोड़ा सा अलग। उसमें कोई मीडिएटर या कोई ज़मींदार नहीं था, उसमें डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूल किया जाता था। रैयत का मतलब है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार क्या था? किसान को ही भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। किसान को अपनी भूमि को गिरवी रखने, बेचने की अनुमति थी। उसे अपनी भूमि से वंचित भी किया जा सकता था अगर वो भूमि कर समय पर न देता हो। इस व्यवस्था के अंदर कोई भी स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया और हर 30 वर्ष पे इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था। कितने ईयर पे? 30 ईयर्स पे। इसका ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको लागू करने का प्रमुख कारण क्या था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या प्रभाव हुए, सब कुछ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1792 में। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, इन्होंने ये सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरू की थी ये व्यवस्था। और इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था, ये हम देख चुके हैं। इसमें ये व्यवस्था जो थी, पूरे टोटल 51% भूभाग जो था इंडिया का, उस पर ये लागू की गई थी। और ये फैक्चुअल है, तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो लगान की शर्तें हैं वो तय की गई थी किसानों के साथ में। और ये जिन जिन जगह पे इसको लागू किया गया था वो थे बारामहल तमिलनाडु का, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, मद्रास और बम्बई। ये सारे स्थान थे जहाँ पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसका लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? इसको लागू करने का प्रमुख कारण ये था कि देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये जो थी, ब्रिटिश जो शासन था उसकी जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं थी, उनको बहुत पैसा चाहिए था अपने जो है कारखानों को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए, ब्रिटेन में माल भेजने के लिए, सारा खर्चा वो इंडिया से ही उठाना चाहते थे। उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। किससे? स्थायी बंदोबस्त से। तो इसमें क्या होता था कि धन केवल जमींदारों के पास इकट्ठा हुआ जा रहा था, ऐसा सोचना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी और वस्तुओं का निर्माण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, तो उनको चाहिए था एक बड़ा बाजार, विस्तृत बाजार। अब बाजार कब बनेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो बनेगा ना। तो उनको वो क्या चाहते थे कि धन का विकेंद्रीकरण हो, केवल जमींदारों के पास पैसा इकट्ठा ना हो, पैसा किसानों के पास भी पहुंचे, तभी तो वो सामान खरीदेंगे जो ये ब्रिटिश लोग बना रहे हैं अपने औद्योगिक क्रांति के थ्रू। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जो भारत था, ये जो इन्होंने लागू करी थी जमींदारी व्यवस्था, ऐसे जमींदार जैसा कुछ भी ना जो हम अपना साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे नहीं होता है। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भारत में जमींदार नहीं होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे ज़मींदार नहीं होते थे, तो वहाँ पे ज़मीन बंदोबस्त की समस्या हो गई कि भाई यहाँ पे कैसे बंदोबस्त हम करेंगे। और ब्रिटिश शासन का विस्तार हो ही चुका था दक्षिण भारत तक, तो वहाँ पे एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था लाने की आवश्यकता थी। और ये वर्ग कभी भी जमींदार वर्ग नहीं हो सकता था। जो भू अभिलेखों के अकॉर्डिंग जो उपजाऊ भूमि पर जो अधिशेष निकलता था ना, जो किराया निकलता था, वो जमींदार हड़प लेते थे। जो सरकार ये मानती थी कि ब्रिटिश सरकार उनके पास पहुंचना चाहिए। इस तर्क को के अकॉर्डिंग ये माना गया कि उत्पादक और सरकार के बीच में से जो बिचौलिए हैं उनको हटा देना चाहिए। बिचौलियों को हटा देना चाहिए। और बिचौलिए कौन थे? जमींदार। ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी को लाने के ये सारे उद्देश्य थे। अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे: राज्य की आय में वृद्धि करना और रैयतों की सुरक्षा, यानी किसानों की सुरक्षा। पैसा किसानों के पास भी पहुंचना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी,
ये इससे राज्य की आय में तो वृद्धि हो गई, क्योंकि डायरेक्ट किसानों से ये लोग टैक्स वसूल कर रहे थे तो टैक्स का रेशियो बढ़ गया। लेकिन इसका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि किसान बहुत जल्दी ये समझ गए कि अब अनेकों जमींदारों की जगह एक दानवाकार जमींदार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इनकी जगह ले ली है। उनको ये एहसास कराया गया किसानों को कि वे सरकार के केवल बटाईदार मात्र हैं और नियम पूर्वक अगर वो मालगुजारी अदा नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन को बेच दिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने जो भू राजस्व नीतियाँ थी वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, इसलिए जो भारतीय लोग थे उस पर इन नीतियों का प्रभाव कैसा हुआ? नकारात्मक प्रभाव हुआ। अपवाद स्वरूप थोड़े बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हो जाते हैं। तो अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव हम देखें तो पहले सकारात्मक और फिर नकारात्मक, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से रैयतों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, क्योंकि अब वो बिचौलिए जमींदार अब बीच में नहीं थे। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से था। इसमें निजी संपत्ति के लाभ को अधिक व्यक्तियों में बांट सकते थे, यानी कि अब केवल किसानों को ही लाभ नहीं मिल रहा, वो जमींदारों को ही लाभ नहीं मिल रहा था, किसानों तक भी लाभ पहुंचा रहा था, तो अधिकतम व्यक्तियों को बांटा जा सकता था। सरकार और रैयत के बीच में अब प्रत्यक्ष संबंध थे, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, डायरेक्ट टैक्स वसूला जा रहा था, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारी प्रथा में जो भूमि होती थी वो केवल कुछ समृद्ध जमींदारों और भूस्वामियों के पास में एक सेंट्रलाइज्ड रहती थी, लेकिन ये व्यवस्था रैयतवाड़ी में नहीं थी, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था किसानों के बीच में। अब हम अगर नकारात्मक प्रभाव देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था के, तो नकारात्मक प्रभाव ही एक्चुअली ज़्यादा थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का कृषि और कृषकों पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भू राजस्व की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, 30 to 35% होती थी, सॉरी 55 लिख गए, 35%, सॉरी हाँ 33 to 55% सही है ये, के बीच में जो थी वो टैक्स की मात्रा होती थी। देखिए मैं हर जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से होते हैं, मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि ये किसी के ज़िंदगी का सवाल होता है, किसी के पूरे कैरियर एग्जाम का सवाल होता है कि अगर हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दें और वो उसके माइंड में फीड हो जाए और उसका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा सही हो। आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी, सूखा, बाढ़ और फसलें नष्ट हो जाती थी, फिर भी किसानों को पूरा लगान देना पड़ता था। तो क्या होगा? किसान साहूकारों के कर्जे के तले दब जाते थे। तो क्या हुआ? किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वजह से और अपनी जमीन वो लोग खो बैठे। महाजनी प्रथा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था इस काल में। महाजनी प्रथा, क्यों? महाजन कौन होते हैं? जो क्या देते हैं? कर्जा देते किसानों को और फिर उनको अपने कर्जे के जाल में फंसा लेते हो और बंधुआ मजदूर बना लेते हैं जब वो कर्जा नहीं चुका पाते। तो जमींदारों से पीछा छूटा तो महाजनों के चंगुल में फंस गए बेचारे किसान। जमींदारों की जगह इतने सारे जमींदारों की जगह एक इकलौते किसने ले ली? दानवाकार जमींदार ने, जो कौन था? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी। अब राज्य ही जमींदार बन चुका था। एग्जाम्पल के लिए हम कमियोटी प्रथा देख लेते हैं, जिसमें जो कमियां लोग होते थे वो अपने मालिक के बंधुआ मजदूर होते थे। और उसी प्रकार जब अब किसान क्या बन गए? अब साहूकारों के दास बन गए। साहूकार जिनके कर्जा लेकर उन्होंने टैक्स चुकाया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से पीछा छूटा नहीं और साहूकार के चंगुल में फंस गए। दूसरी बात, सरकार जो था वो लगान कोई निश्चित नहीं थी, जब चाहे लगान की राशि बढ़ा सकती थी। तो किसानों में क्या रहता था? अनिश्चितता का बहुत ज़्यादा भय रहता था। तो यहाँ पे अब तक तो जमींदार शोषण कर रहे थे, अब राज्य खुद शोषणकर्ता बन गया। कंपनी, गवर्नमेंट खुद एक सबसे बड़ी शोषणकर्ता बन गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसानों में क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े? उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, निर्धन हो गए वो लोग, निर्धनीकरण हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, बहुत ज़्यादा ऋण के चंगुल में फंस गए, महाजनी प्रथा का विकास हो गया, कृषि दासता में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया और उत्पादन में कमी। ये सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो मिस्टर आर.सी. दत्त ने कहा है कि इस बंदोबस्त से कंपनियों का रैयतों पर जकड़ का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के ऊपर उनके मालिकों का रहता है।
तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या कुछ भी अरेंजमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, उसने हमेशा ही इंडियन लोगों का शोषण किया, उनको बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी की ओर धकेल दिया। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी महालवाड़ी सिस्टम। हैव अ नाइस डे।